रिचर्ड्स ने भाषा विज्ञान तथा मनोविज्ञान के आधार पर काव्य भाषा का वैशिष्ट्य स्पष्ट किया है और उस पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। उनके अनुसार भाषा जो प्रयुक्त होती है, भाषा प्रयोग के दो रूप हैं। पहला है भाषा का वैज्ञानिक रूप और दूसरा भाषा का भावात्मक रूप। भाषा का जो वैज्ञानिक प्रयोग किया जाता है उसमें भाषा में स्पष्टता, अर्थ की निश्चितता, संक्षिप्तता, तार्किकता लक्षित होती है, क्योंकि इसमें जो है सूचनात्मक, तथ्यात्मक तथा अभिधात्मक भाषा प्रयोग होता है। क्योंकि विज्ञान की भाषा कैसी होती है? तथ्यात्मक होती है, वो तथ्यों के पर आधारित होती है। उसमें जो वक्तव्य दिया जाता है उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है और उसके अंतर्गत जो है सूचनात्मक, तथ्यात्मक, अभिधात्मक भाषा प्रयोग उसे कहा जाता है। क्योंकि उसमें विज्ञान की कैसी होती है? भाषा तथ्यात्मक होती है, जो तथ्यों पर आधारित है। आगे देखिए कि भाषा का भावात्मक अथवा रागात्मक जो प्रयोग होता है, वहाँ सत्य और असत्य कथन की प्रस्तुति, वक्ता का अभिप्राय नहीं होता। वहाँ क्या होता है? वहाँ तो मानव जगत पर पड़ने वाले विविध प्रभावों को इस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि श्रोता के मन पर भी वैसा ही प्रभाव पड़ सके या वैसी ही सृष्टि हो सके, वही अनुभूतियाँ उसके भीतर जागृत हो सके। अतः काव्य भाषा सीधी सपाट न होकर कैसी होती है? जटिल, घुमावदार उसकी भाषा होती है और इसका प्रयोग मनोवेगों को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। इसमें पदार्थों का उल्लेख मात्र सूचनात्मक न होकर के कैसा होता है? श्रोता के मन में अभिप्रेत भावों को आहूत करने वाला होता है या आहूत करने के लिए किया जाता है उसका प्रयोग। भाषा के जो प्रयोग हैं उसमें दोनों जो स्थितियां हैं उसको स्पष्ट करते हुए रिचर्ड्स ने क्या कहा है, आगे देखिए कि वस्तु सत्य या असत्य के निर्देश मात्र के लिए एक कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। ये भाषा का क्या होता है? वैज्ञानिक प्रयोग। किंतु भाषा का प्रयोग भावात्मक प्रभावों तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है। ये कौन सा रूप है भाषा का? ये भावात्मक प्रयोग है। भाषा को रिचर्ड्स उन प्रतीकों का समूह मानते हैं जो श्रोता और पाठक के मन में लेखक के मन के अनुकूल अवस्था को उत्पन्न करते हैं। भाषा ऐसी होती है कि जो श्रोता और पाठक के बीच में जो है उनके अनुकूल जो है अवस्था उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार भाषा का प्रतीकत्व वक्ता और श्रोता के बीच अखंड मानसिक व्यापार का सूत्रपात करता है। वे शब्द का अर्थ प्रसंग के अंतर्गत ही उद्घाटित करने के पक्षधर हैं। वे शब्दों के स्वतंत्र और स्वतःपूर्ण नहीं मानते, मतलब शब्दों को वो स्वतंत्र और स्वतःपूर्ण नहीं मानते। शब्दों का अर्थ प्रसंग के अंतर्गत उद्घाटित होने से उनका तात्पर्य परंपरागत अर्थ से नहीं है, वरन उनका क्या अर्थ है? अपितु प्रसंग में कल्पना के ऐसे नवीन तथ्यों का समावेश से है जिसका संबंध मनोवैज्ञानिक और तर्कशास्त्र है। इस संदर्भ में रिचर्ड्स ने लय और छंद पर विचार करते हुए अर्थ की प्रक्रिया पर भी विचार किया है। मतलब जो परंपरागत अर्थ उत्पन्न हो रहा है या प्रकट हो रहा है उससे उनका इस संबंध में अर्थ से तात्पर्य नहीं है, वरन वो क्या कहते हैं कि उससे अलग है। उसके अंदर क्या है? उसका संबंध मनोविज्ञान से है, उसका संबंध तर्कशास्त्र से भी है और इसी प्रक्रिया के अंदर अर्थ के स्तर पर उन्होंने आगे और विस्तार से बात की है और लय और छंद पर भी उन्होंने विचार व्यक्त किया है। क्या कहते हैं कि लय और छंद के लिए, कि लय रिचर्ड्स के मतानुसार काव्य के लिए अनिवार्य तत्व है। कविता में लय का होना जरूरी है उनके अनुसार। उनके मतानुसार लय केवल ध्वनियों की व्यवस्था नहीं है, वरन उसमें गंभीर भावों और शब्दार्थ का नियोजन है। अर्थात लय की स्थिति केवल ऊपरी धरातल तक नहीं रहती, उसका विकास मन और भाषा की गहराई में होता है और प्रत्येक शब्द के अनेक संभावित प्रभाव होते हैं जो उसके प्रयोग की स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। मतलब प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ भी प्रसंग के या स्थिति के अनुसार या प्रयोग के अनुसार हमें स्पष्ट हो सकते हैं और होते हैं। लय का आधार क्या है? प्रत्याशा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि संगीत अथवा कविता में ध्वनि इस प्रकार से नियोजित की जाती है, मतलब ऐसे लय नियोजित की जाती है कि मन आगे के कुछ खास अनुक्रमों के लिए क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है। ऐसी लयात्मक जो अभिव्यक्ति उसमें मन तैयार हो जाता है आगे के लिए। छंद लय का ही एक विशिष्ट रूप है। छंद वह साधन है जिसके द्वारा शब्द एक दूसरे को अधिकतम सीमा तक प्रभावित करते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते। छंद और लय का प्रयोग जो कविता में किया जाता है
छंद में लय अधिक नियमित होकर प्रकट होती है। उसमें बंधे हुए नियम प्राचीन काल से चले आए, मतलब छंदबद्ध जो कविता है उसमें प्राचीन काल से जो नियम चला रहे लोग उन्हीं को मानदंड बना करके कविता का मूल्यांकन करते हैं, पर यह प्रयोग यांत्रिक है जो उचित नहीं है। छंद में भाव, अर्थ आदि उतना ही महत्व रखते हैं जितनी कि ध्वनि का उसमें महत्व होता है, तो उसमें भाव भी उतना ही महत्व रखता है और उसका अर्थ भी उतना ही महत्व रखता है। छंद की प्रत्येक चोट पर हमारे भीतर प्रत्याशाओं का एक प्रवाह घूमता है और छंद और लय के सौंदर्य को जो वह वस्तुगत न मानकर कैसा मानते हैं, विषयगत मानते हैं। अर्थमीमांसा के विषय में अपनी बात को कहते हुए उन्होंने अर्थ के 4 स्तर बताए रिचर्ड्स ने। पहला आप देखिए, सामान्य बोध या वाच्यार्थ, अर्थात जो बोला गया अर्थ है वो या भाषिक अभिव्यक्ति का वह अर्थ जो बोला गया, तो सीधे सीधे जो अर्थ हमें समझ में आता है जिसे अभिधा कहा जाता है, इसे वस्तुति स्थिति की परिचायक शक्ति माना जाता है। शब्द जिस अर्थ के लिए प्रसिद्ध या रूढ़ है उसी अर्थ का बोध कराना। रिचर्ड्स के अनुसार जब हम कुछ कहते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है, हमारा लक्ष्य होता है कि श्रोता उस अर्थ और उसके भाव को समझे। जब हम कुछ सुनते हैं तो हमसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम उस कथन के मूल अर्थ को समझें और यही वाच्यार्थ माना जाता है, मतलब जो बात कही गई है उसका अर्थ उनको समझ में आ जाए, सीधे सीधे वाच्यार्थ, सेंस मतलब। दूसरा है अनुभूति या फीलिंग्स। ये वह भावना है जो कलाकार शब्द प्रयोग द्वारा व्यक्त करना चाहता है, अर्थात सुनी गई बात की अनुभूति, जो उसने सुना है उसकी अनुभूति, और अनुभूति का आधार भी अर्थ ग्रहण में सहायक होता है, मतलब जो अनुभूति उसने की है वैसी अनुभूति सामने वाले को भी हो। तीसरा है टोन या लहजा। अर्थ के अंदर इसका भी बहुत महत्व होता है कि इसे कथन भंगिमा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। श्रोता जिस भाव विशेष की स्थिति या दृष्टि विशेष से प्रेरित होता है उसकी शब्दावली विशेष स्वर, लय, अलंकार आदि से युक्त हो जाती है और काव्य का अर्थ इस पर भी आधारित होता है। रिचर्ड्स के अनुसार ये जो है क्या है, स्वर या लहजा है जिसके अनुसार भी अर्थ स्पष्ट होता है। चौथा जो है जरूरी जो स्तर है या चौथा जो तत्व होना चाहिए, अर्थमीमांसा को उन्होंने स्पष्ट करते हुए क्या बताया, अभिप्राय, कि जो इंटेंशन है, अभिप्राय मतलब इंटेंशन, अभीष्ट अर्थ को अभिव्यक्त ही या अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति ही वक्ता या लेखक का क्या होता है, उद्देश्य होता है। मतलब जो वो बताना चाहता है वो भाव जो है या उसका अर्थ संप्रेषित हो जाए, ये महत्वपूर्ण है उसके लिए। इसका अर्थ यह है कि पाठक या श्रोता पर कवि या वक्ता जो प्रभाव विशेष छोड़ना चाहता है उसके प्रति वो जागरूक रहता है। इतना अवश्य है कि ये जागरूकता सदैव ज्ञान रूप से ही हो। वह उस रूप के प्रति अज्ञात रूप से सहज रह सकता है जो आलोचक या सुधी पाठक इस तत्व को क्या कर सकते हैं, पकड़ पाते हैं, उसके लिए वो सजग रहता है, मतलब जो अर्थ निहित होता है उसमें, अर्थात वह उद्देश्य तक पहुंच जाता है, उसके लिए अर्थ पूर्ण सुलभ हो जाता है। मतलब उसका जो इंटेंशन है, उसका जो अभिप्राय है वो उस तक पहुंच जाए, पाठक या श्रोता तक, जो बात वो बताना चाहता है। तो अर्थमीमांसा में ये 4 स्तर उसने बताए हैं अर्थ के, रिचर्ड्स ने। तो रिचर्ड्स के अनुसार पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए भाव के उपरोक्त चारों स्तर अति महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ काव्य में इन चारों रूपों का क्या होता है, विवेकपूर्ण सामंजस्य होता है, समन्वय होता है, जिससे वो प्रभावी कविता बनती है। और भारतीय काव्यशास्त्र में वर्णित अभिधा, लक्षणा और व्यंजना के अंतर्गत ये चारों जो स्तर हैं वो समाहित हैं। मतलब उसमें अभिधा से भी अर्थ आता है, लक्षणा से अलग अर्थ आता है, व्यंजना से अलग अर्थ निकलता है। तो वो सारे जो है अर्थ की मीमांसा उन्होंने की है। वैज्ञानिक भाषा में वक्ता या लेखक पहले स्तर से ही विशेषता संबद्ध होता है, क्योंकि वह अपने कथन की अभिव्यक्ति स्पष्ट संकेतों के माध्यम से ही करता है और संकेत अपने निश्चित अर्थ से बाहर नहीं जाते। चतुर्थ स्तर अथवा वक्ता का अभिप्राय पहले स्तर पर ही पूर्ण हो जाता है। मतलब वैज्ञानिक भाषा के अंतर्गत श्रोता की आकांक्षा प्रथम स्तर पर ही तृप्त हो जाती है और जो कुछ कहा गया है उसके आगे उस संबंध में कुछ जानना उसके लिए शेष नहीं रह जाता। आगे बताया ना कि भाषा का जो वैज्ञानिक प्रयोग होता है वो तथ्यात्मक या सूचनात्मक होता है, तथ्यों पर आधारित होता है। काव्य भाषा में कवि का संबंध पहले अर्थ स्तर से सामान्य किंतु दूसरे व तीसरे अर्थ स्तर पर क्या होता है, विशेष होता है।
काव्य भाषा में ये अलग तरह की बात होती है, क्योंकि यहाँ शब्द के क्या होते हैं, अनेक प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। जैसे एक शब्द निशा न जाने कितने अर्थों का परिचायक हो सकता है। यही शब्द जब एक वाक्य में बंध जाता है, मतलब उसका वाक्य में जब प्रयुक्त होता है, तो उसकी अर्थ व्याप्ति कैसी हो जाती है, सीमित हो जाती है। मतलब वाक्य में जब कोई शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वो बंध जाता है उस एक निश्चित सीमा में। लेकिन जब वो स्वतंत्र होता है तो उसके अलग अलग प्रसंग या संदर्भ या अपने विचार के अनुसार अलग अलग अर्थ उसके लगाए जा सकते हैं, लगाते हैं। इस प्रकार कवि में संदर्भ भी अर्थ का एक प्रमुख निर्णायक आधार बन जाता है। कविता में बहुत कुछ अनकहा भी रह जाता है, जिसे पाठक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि भाई कवि ने क्या सोचा और पाठक जब पढ़ता है तो वो अपने हिसाब से अपनी अनुभूति, अपने विचार से उसका क्या अर्थ उसका होता है, ये उसकी कल्पना और उस पर छोड़ दिया जाता है। वाक्य के अर्थ में इस वैशिष्ट्य पर ध्यान रखते हुए भी उसके अध्ययन में प्रवृत्त हुआ जा सकता है और शब्द शक्तियों को पहचानने की समुचित क्षमता द्वारा ही आलोचक संपूर्ण अर्थ तक पहुंच सकता है, क्योंकि कविता में भावाभिव्यक्ति के अनेकों तत्व हो सकते हैं जो सामान्य बुद्धि तथा भाषा की तार्किक रचना से अलग होते हैं। अब आगे रिचर्ड्स ने काव्य भाषा की विशिष्ट संरचना पर विचार किया है, जिसके अंतर्गत देखिए आप कि ये जो संरचना है विशिष्ट, वो काव्यार्थ तक, मतलब काव्य के जो अर्थ है, उसका जो मूल उद्देश्य है, उसका जो मूल वैशिष्ट्य है, उस तक पहुंचने में ये सहायक सिद्ध होते हैं। ये 6 स्तर उन्होंने बताए हैं। काव्य मतलब देखिए कि उनकी मान्यता है कि अभीष्ट काव्यार्थ को हृदयंगम करने के लिए जो है प्रयत्न साध्य है वो, और उस काव्यार्थ तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसके 6 स्तर उन्होंने बताए। पहला है जो छपा हुआ शब्द है उसकी दृश्यात्मक अनुभूति, मतलब छपे हुए शब्द को जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक बिंब बनता है, उसकी अनुभूति हमारे दृश्यमान होने लगती है। दूसरा है परस्पर सापेक्षिकता से सब बिंबों का स्वतंत्र होना, जो बिंब बनता है वो स्वतंत्र हमारे सामने आने लगते हैं। उसके बाद तीसरी स्तर पर अनुभूतियों से निकटतम संबंध बिंबों का ग्रहण। फिर जो बिंब बने वो हमारी अपनी जो निकटतम अनुभूतियाँ हैं, जो हमारे को जो अनुभूति होती है या हमारे ज्ञान की परिधि में है या हमारी समझ की परिधि में है, अनुभूतियों में है, उससे हम उन बिंबों को ग्रहण करते हैं किसी भी रचना को पढ़ते समय, किसी भी कविता को पढ़ते समय। फिर आगे हम चलते हैं, जो अनेक प्रकार के विचार हैं, अनेक प्रकार की वस्तु के संदर्भ हैं, उन तक हम पहुंचते हैं। उससे आगे उन बिंबों को हम आगे तक पहुंचते हैं, उसको समझते हैं। फिर एक संवेग, एक इमोशन हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, और फिर उसके बाद में भावात्मक ऐच्छिक प्रवृत्ति होती है। तो इसको अगर हम समझे तो देखिए कि इस प्रकार से अभीष्ट काव्यार्थ तक पहुंचने का एक निश्चित क्रम दिखाई पड़ता है। 6 स्तर उन्होंने बताया ना कि पहले क्या होता है, दूसरी बार क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। तो कविता के शब्द पढ़ते ही इन शब्दों से मन की आंखों के सामने क्या होता है, कुछ चित्र खड़े हो जाते हैं, कुछ बिंब बनते हैं। और फिर दूसरी अवस्था में इस सामान्य चित्रों के बीच में कुछ अन्य बिंब उभरने लगते हैं जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। फिर तीसरे स्तर पर ये बिंब सर्वथा स्पष्ट और स्वतंत्र रूप ग्रहण हमारे सामने होकर के करके आ जाते हैं, सामने वो स्पष्ट हो जाते हैं, वो बिंब जो छपे हुए जो शब्द थे वो। चतुर्थ स्तर पर प्रासंगिक विचार या स्थितियां इन बिंबों से संबंध होती है। फिर हम उसका कोशिश करते हैं समझने की, है ना, संबंधित प्रसंग और विचारों के आधार पर कि वास्तव में ये बिंब है क्या, ये अनुभूतियाँ क्या हैं, वो स्पष्ट होने लगती हैं। फिर 5वें स्तर पर पाठक के मन में कवि के समान संवेग जो है, वो इमोशंस जो है पैदा होते हैं, उनका उदय होता है। और इसके बाद अंतिम स्तर पर क्या होता है काव्य भाषा का, देखिए आप उसमें पाठक या आलोचक भावात्मक स्तर पर कविता के अभीष्ट अर्थ को हृदयंगम करते हुए उसके अनुशीलन में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से काव्य भाषा अति महत्वपूर्ण होती है और उसमें अनेक प्रकार का जो है वैशिष्ट्य होता है, जिसे रिचर्ड्स ने स्पष्ट किया है। और इन विभिन्न स्तरों से गुजरने का कारण ही एक ही कविता पर अलग अलग स्तर, जो 6 स्तर बताएं कि अलग अलग तरह का जो स्तर है, उनसे विभिन्न प्रकार की स्थितियों से पाठक या श्रोता जब गुजरता है तो एक ही कविता पर अनेक जो आलोचकों की क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ती है। इसके मूल में यही कारण है, जो भिन्न भिन्न जो है विचार हमारे समक्ष किसी एक कविता को पढ़ करके आते हैं। तो ये महत्वपूर्ण विचार जो काव्य भाषा के संबंध में है, रिचर्ड्स ने प्रस्तुत किए हैं, जो अति महत्वपूर्ण हैं। रिचर्ड्स ने भाषा